हमारे पड़ोसियों ने आवाज़ देके ये बताया कि आपके पापा नीचे बेहोश हैं। हमें एकदम से समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तब हमें पता लगा कि पापा नहीं रहे। उनके शव को जब लेके जाया जा रहा था तो मैंने देखा कि लोग उसको टच भी नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं, जैसे उनको कोई छुआछूत की बीमारी थी। मुझे अब कुछ करना है, अब हमें कुछ करना है। उस 15 दिन के बाद में हमें ये भी पता नहीं था कि अगले दिन हम रोटी कैसे खाएंगे। आज के समय पे जहाँ लड़कियां अपना सरनेम शादी के बाद भी चेंज नहीं करना चाहती हैं, वहाँ पे शायद मैं इकलौती ऐसी लड़की होंगी जो अपना नाम बदलना चाहती हैं। इसके 2 रीज़न हैं। पहला कारण है कि जो मेरे आगे ये सरनेम लगा हुआ है वो सिर्फ सरनेम है, उसके साथ का परिवार आज मेरे साथ नहीं है। मेरे बस में अगर होता तो शायद मैं इस परिवार में जन्म भी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन और दूसरा रीज़न ये है कि जिन पिता से मुझे ये सरनेम मिला है वो ही आज हमारे साथ नहीं है और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मेरा नाम नेहा है। मेरा जन्म जयपुर में हुआ। मेरे पापा जब थे तो हम बहुत अच्छे से रहते थे, साथ रहते थे। जैसे मेरे पापा को पसंद था साथ रहना, साथ खाना, साथ घूमना। हमने शुरू से वैसी ही लाइफ जी है। हमारी फैमिली हम जैसे चल रहे थे वो बहुत अच्छी चल रही थी। हम एक छोटा परिवार, सुखी परिवार थे। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी खराबी जो थी वो ये थी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन। शुरू से ही मेरी मम्मी ने, पापा ने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे। वो कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। उन्होंने बहुत ऊंचा समय भी देखा तो बहुत नीचा भी देखा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम सब साथ थे, हम साथ आते थे। मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम लेट घर में घुसें या हमने खाना लेट क्यों खाया। वो समय के बड़े पाबंद थे। उनको सुबह 6 बजे उठना पसंद था, वो सबको 6 बजे उठाते थे। उनको साथ में खाना खाना पसंद था शाम को 6 बजे। वो कोई भी कहीं भी हो, उनको 6 बजे मिलना चाहिए था साथ में खाना खाने के लिए। फिर धीरे-धीरे ये सब चीज़ें होती गई, हम हमारी लाइफ में सेट होते गए। वो कहते हैं कि भगवान दुःख देने से पहले उसको सहने की शक्ति बहुत पहले दे देता है। तो शायद इसी चीज़ को लेके मेरा जो डांस की तरफ रुझान था वो था, लेकिन अब मेरा मन करता था सिलाई का। ये कह सकते हैं कि सिलाई मेरी हेरिडिटी में है। मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छी स्टिचिंग आती थी, मेरी नानी को भी आती थी, शायद मुझे भी आ गई। फिर मेरा धीरे-धीरे रुझान उस तरफ होने लगा कि मुझे सिलाई में कुछ करना है, मुझे डिज़ाइनर बनना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते गए, पापा के साथ अच्छे से ज़िंदगी जीते गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ हमारे साथ कि सडनली कोई हमारे पास आया और उसने सिर्फ़ एक बात बोली सुबह कि आज मैं आपको एक बेस्ट विश देके जा रहा हूँ कि आपका अगले दिन का सुबह बहुत अलग होगा। मतलब आपका जो सूरज उगेगा ना अगले दिन का, वो एकदम अलग होगा। हमें पता नहीं था कि वो इंसान क्यों ये बात बोल के जा रहा है, उसका इसके पीछे मकसद क्या था बोलने का। उसके कुछ ही घंटे बाद हमें हमारे पड़ोसियों ने आवाज़ देके ये बताया कि आपके पापा नीचे बेहोश हैं। हम गए, हमें लगा कि ठीक है, कुछ बीपी-वीपी हुआ होगा या कुछ हुआ होगा। हम उन्हें डॉक्टर के लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि ये उन्होंने पॉइज़न खाया है और हमें एकदम से समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ? हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अब हम करें क्या? उस वक़्त सिर्फ़ मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई। भाई बहुत छोटा था, उसे तो समझ भी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। और हमने उन्हें एडमिट कराया, उनका ट्रीटमेंट चला। मैंने मेरे नानी के परिवार को बुलाया और वो लोग आए। उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज करी। हमारे मन में एक एक आस थी कि वो ठीक हो जाएँगे, वो घर आ जाएँगे। इसी के साथ हम रात भर इंतज़ार करते रहे। अगले दिन जब मुझे सबने बोला कि चलो पापा से मिलने चलना है हॉस्पिटल, उस वक़्त हमें हॉस्पिटल की जगह घर ले जाया गया। तो मैंने सडनली पूछा कि घर क्यों? हमें तो पापा के पास हॉस्पिटल जाना है। तब हमें पता लगा कि पापा नहीं रहे। मानो उस वक़्त सब कुछ ख़त्म हो गया था, हमें समझ ही नहीं था कि अब हमें क्या करना है। मैंने मेरी मम्मी को देखा उस वक़्त, वो टूट चुकी थी। ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने लाइफ़ पार्टनर को खो देते हो, उसका दुःख क्या होता है, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन वो उस टाइम पे भी ना शायद उनके मन में हम दोनों ही भाई-बहन चल रहे थे। हम दोनों को देखते ही वो लॉस्ट हो गई थी। उनको ऐसा लगा कि हम सोच रहे थे कि वो हमारे जीने की वजह है और वो सोच रही थी कि अब ये मेरे जीने की वजह है। हम लोगों ने वो दिन निकाले। वो दिन पूरा निकला, वो दिन कैसा निकला पता नहीं है। लेकिन हम उस बंदे को कोस रहे थे जो 1 दिन पहले ये बात बोल के गया था। उसका मतलब हमें तब समझ आया कि अगले दिन का सूरज ही बदल गया। मानो अगले दिन से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई थी। हम आगे बढ़े, वो दिन निकला,
हम समझ मेरे भाई को ऐसी सिचुएशन में देख के, वो मुझसे इतना छोटा था, वो सिर्फ़ 8th क्लास में था। उसको तब देख के ना मुझे इतना दुःख हुआ कि ये क्या कर रहा है ये? इसकी खेलने की उम्र है और ये सब इसके साथ क्या हो रहा है? तो उनके शव को जब लेके जाया जा रहा था, तो मैंने देखा कि लोग उसको टच भी नहीं करना चाह रहे हैं। पता नहीं, जैसे उनको कोई छुआ-छूत की बीमारी थी। बस दुःख एक इस चीज़ का था कि हमारे पापा, जैसे कि सबके पापा या फिर एक घर का एक अर्निंग पर्सन उनके लिए कुछ छोड़ के जाता है। कोई प्रॉपर्टी, कोई बैकअप, कोई पैसे, कोई इंश्योरेंस। मेरे पापा ने हमारे लिए सिर्फ़ एक टैग छोड़ा था कि इनके पापा ने किया है। ये टैग देने के लिए जो सबसे पहले जो बोलियाँ उठी ना, वो सबसे पहले मेरे घर की ही थी। उसी समय मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं वो ही बात मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट बन गई। कि मेरे जो चाचा हैं, उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे ही, मैं फ़ोन चला रही थी, उसी टाइम पे जब मेरे पापा के वो 15 दिन चल रहे थे, उसी टाइम पे मैं फ़ोन चला रही थी और उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन लिया, फ़ोन को साइड में रखा और बोला कि तुम्हारे पापा ने तो नाश कर दिया और तुम बच्चे सत्यानाश कर दोगे। ये जो एक लाइन थी ना कि तुम्हारे पापा ने नाश किया और तुम लोग सत्यानाश कर दोगे, वो ही लाइन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो टर्निंग पॉइंट होता है, जो जिसको मैं बदलना चाहती थी, वो था। लेकिन वो बात मेरे दिल को चीर चुकी थी एक तरह से कि मुझे नहीं करना है अब कुछ भी। मेरे लिए उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वो बात ना मेरे को इतना हिट कर चुकी थी कि मुझे अब कुछ करना है, अब हमें कुछ करना है। बात सिर्फ़ पैसे कमाने की नहीं थी। पैसा हर इंसान की ज़रूरत होती है। पैसा कमाना था, लेकिन मुझे उससे बड़ी चीज़ कमानी थी सम्मान। हार्डली मेरे पापा को गए 15 दिन ही हुए थे कि मेरी मम्मी ने सिलाई मशीन पे काम करना शुरू कर दिया था। कि वो ये काम क्यों कर रही हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या था? वो रीज़न ये था कि हमारे परिवार के लोग हमें ये बात बोल चुके थे कि आज 15 दिन हो गए हैं, आज तक का हमने सारा काम कर दिया है, अब आप कमाओ, खाओ और आगे बढ़ो। तो इस सिचुएशन के साथ शायद मम्मी के पास उस सिलाई मशीन पे बैठ के काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने वो शुरू किया। ये जो 15 दिन हमने पापा के जाने के बाद निकाले, ये 15 दिन हमारी ज़िंदगी के वो आखिरी 15 दिन थे, जब हमने बिना मेहनत के रोटी खाई, बिना पैसे कमाए रोटी खाई। इसके बाद हमने जो भी किया, वो खुद के बलबूते पे किया। हमारे घर में ना, ये उस 15 दिन के बाद में हमें ये भी पता नहीं था कि अगले दिन हम रोटी कैसे खाएँगे। कोई बोलता है ना कि संघर्ष ये होता है कि हमने ठंडी रोटी खाई है, लेकिन ठंडी रोटी खाने के लिए भी गरम रोटी बनना बहुत ज़रूरी था। वो हमारे घर में बनी ही नहीं थी। 16वें दिन मैंने किसी से बात करी और हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने थोड़ी-सी हमारी हेल्प करी और एक जो साड़ी के बॉर्डर लगाने का काम होता है, वो हमें किसी से दिलाया। हार्डली ₹3 पर साड़ी हमें मिलता था उस वक़्त। तो मैं और मम्मी, मैं सिलाई मुझे आती थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी के साथ बैठ के उसकी शुरुआत करी। ये जो सोच थी, जैसा मैंने कहा था कि भगवान दुःख देता है तो उससे पहले उसको सहने की शक्ति देता है, उससे लड़ने की ताकत देता है। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि जो हमने काम पहले शुरू किया था, वो ही आज काम देगा। मम्मी ने यही बोला कि अब इसी से ही करना है जो करना है। हमने वो शुरू किया। हमने ₹3 एक साड़ी की बॉर्डर लगा के कमाया, ₹3 और 1 दिन के अंदर शायद 100 साड़ी हम कर देते थे, मैं और मम्मी दोनों मिलके। मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे दिख रहा था, मुझे बदलाव चाहिए था। इसलिए मैंने खुद के अंदर भी थोड़ा-सा बदलाव किया, मैं पढ़ाई भी करती। मेरी मम्मी की हालत उस वक़्त उतनी अच्छी नहीं थी कि वो घर का काम कर सकें। मैंने घर का काम भी सँभाला, मैंने मम्मी को भी सँभाला, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि शायद अकेले मैंने मम्मी को सँभाला। मेरा भाई जो मुझसे बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था वो इतना समझदार हो गया। हम तीनों एक-दूसरे के साथ ऐसे रहते थे कि मम्मी सोचती कि इन दोनों को देख के मुझे ताकत मिलती है, वो कभी नहीं रोती थी। मैं मेरी मम्मी और मेरे भाई के लिए कभी नहीं रोई और मेरा भाई हम दोनों के कारण हमेशा चुप रहा। वो तो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ थी कि उसने कभी आँसू नहीं बहाए पापा के लिए। हम आगे बढ़ रहे थे, हमने ये काम शुरू किया। ये जो समय अभी हमारा चल रहा था ना, ये समय ऐसा था कि हमने दिन के 24 घंटे में से कम 20 घंटे मेहनत की है। आप विश्वास नहीं कर सकते, एक 8th क्लास का बच्चा, एक 19 साल की लड़की और हम ऐसे काम कर रहे थे 20 घंटे कंटिन्यू। लेकिन जिस सिचुएशन में हमें पापा छोड़ के गए थे ना, वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम कहीं जाते
तो हमारे ऊपर एक तरह से पूरे आस-पड़ोस का ना सीसीटीवी कैमरा था। हम कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। गलती से हम हँस के बाहर भी निकलते ना, देखो इनके तो पापा अभी-अभी गए हैं और ये तो हँस रहे हैं, ऐसा था। वो माहौल इतना गंदा हो चुका था कि वहाँ एक भी दिन सर्वाइव करना ना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी मम्मी ने बोला कि थोड़ा टाइम हमें निकालना है, करो मैनेज। हम कर रहे थे मैनेज। इन सब चीज़ों के साथ हम चलते गए। फिर उसके बाद में है ना मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी। उस टाइम पे मैंने मेरी पढ़ाई ड्रॉप करी और जैसे मुझे आगे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में उस वक़्त कर रही थी, मुझे उसी को आगे लेके जाना था। लेकिन उससे पहले ना मुझे ज़रूरत थी एक तो ये दुकान सँभालने की, क्योंकि इस दुकान के लिए ना लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं करनी और उनका कहना ये था कि 3 महीने अगर आपके पास बैठ के खाने के लिए हो तो ये दुकान करो। अब मुझे 3 महीने कम से कम इस दुकान को देने थे। मैंने मेरी पढ़ाई छोड़ी, उस वक़्त भाई की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी थी, हमने उस पे फ़ोकस किया। हमने काम करना शुरू किया, काम हो भी रहा था, कुछ अच्छे लोग भी मिले, जिनसे धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़े। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के साथ भी एक चीज़ थी जो छोड़ ही नहीं रही थी हमें, वो ये थी कि मेरे पापा ने करी। मैं घर आती तो भी ये सुनने को मिलता, मैं कहीं जाती तो भी यही सुनने को मिलता। लेकिन एक सबसे बड़ी मुश्किल आई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ मेरा, जिसके कारण मुझे 6 महीने का बेड रेस्ट हुआ। अब 6 महीने घर में बैठना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे पास काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे नाम भी चाहिए था और सम्मान भी चाहिए था। तो मैंने मेरी मम्मी को कहा एक काम करो, आप बुटीक बंद मत करो। आप सामान यहाँ लाया करो, मैं यहाँ कटिंग या जो भी चीज़ पॉसिबल होगी मैं वो करूँगी और आप वहाँ स्टिच करा करो, आप कस्टमर से बात किया करो। उस टाइम मेरी मम्मी की लाइफ़ थोड़ी हेक्टिक हो गई थी, इधर-उधर, इधर-उधर सारा वो अकेले सँभालती थी। हाँ, मेरा पैर सही हुआ, मैं रिकवरी पे आई और वापस से काम शुरू किया। अब जो काम शुरू किया ना वो थोड़ा और अच्छा हुआ क्योंकि मैं इतने समय से घर में काम कर रही थी तो मैंने नई चीज़ें सीखी। मैंने सिर्फ़ रेस्ट नहीं किया, मैंने और भी चीज़ें करना सीखा उस दौरान। उसी के बाद मुझे मेरी लाइफ़ में एक और चेंज आया, वो थी प्रिया दीदी। मेरी लाइफ़ का जो स्टार्टिंग हुई ना वो उनके कारण हुई। एक जो मौका मिलता है वो मुझे उनसे मिला। उन्होंने मेरा काम देखा, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी के अंदर कैलेंडर शूट का ऑफ़र दिया। उसमें मैंने एज़ अ डिज़ाइनर वर्क किया उनके साथ में और अपनी सारी ड्रेसेस को रिप्रेज़ेंट किया। लकीली वो काम सबको पसंद आया, वो एक मीडिया एजेंसी से थी, तो वो सबको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत एप्रिसिएशन दिया मेरे काम को और इसी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फ़ैशन डिज़ाइनर के रूप में मेरी एक जर्नी जो थी वो शुरू यहीं से हुई। वो जो एक शूट था, उसने मुझे बहुत नाम दिया। वो नाम शायद मेरे घरवालों के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे नाम मिला था। मेरा नाम यंगेस्ट फ़ैशन डिज़ाइनर ऑफ जयपुर में तब्दील हो चुका था। उस शूट के बाद में मुझे फ़ैशन शूट्स के भी ऑफ़र आए, मैंने फ़ैशन शोज़ भी किए और पैसे थोड़े कम थे, लेकिन मुझे उसमें सम्मान ज़्यादा दिख रहा था और इसी काम के साथ-साथ साल 2018 में मुझे यंगेस्ट डिज़ाइनर ऑफ जयपुर का अवार्ड मिला। 100 लेडीज़ में से मुझे एक अवार्ड मिला, वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। जो लोग शायद बोलते थे कि मेरे पापा ने ऐसा किया, उनको एक ब्रेक मिला होगा, लेकिन वो ब्रेक काफ़ी नहीं था। मैंने एग्ज़िबिशन्स करे उस टाइम पे, काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा था। काफ़ी सारे मेरे न्यूज़पेपर में मैं मेरी प घर की पहली ऐसी लड़की थी कि जिसका जो नाम था, जिसका काम था और जिसका फ़ोटो न्यूज़पेपर में आया। एज़ अ फ़ैशन डिज़ाइनर नेहा कट्टा। जो संघर्ष होता है ना, वो हर कोई करता है, लेकिन जो संघर्ष आप अपने माता-पिता के बिना करते हो, शायद उस संघर्ष के लिए भी आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। वो चीज़ मुझे उस पीरियड के अंदर महसूस हुई कि मैं बहुत लेट घर में आती थी, लेकिन एक भी जना ना ऐसा नहीं था कि जो हमसे पूछता, "तुम लेट क्यों आई हो बेटा? तुमने खाना खाया?" तब मुझे रियलाइज़ होता था कि शायद आज पापा होते, तो वो मुझसे घर पे आके ज़रूर पूछते कि तुमने खाना खाया या तुम घर पे लेट क्यों आई? शायद हो सकता था वो मुझे डाँट भी देते कि कितना भी काम था लेकिन तुम रात को घर में 11 बजे क्यों घुसी हो? लेकिन उस वक़्त वो बोलने के लिए कोई नहीं था। जो हमने रीग्रोथ किया, उसके अंदर लोगों को अब मुझ पे बिलीव होने लगा। लोगों को लगने लगा कि हमने हमारी लाइफ़ में कुछ किया है। जो जो लोग ये बोलते थे ना कि इनके पापा ने ऐसा किया है, वो ही अब ये बोलने लगे थे कि नेहा ने, उसकी मम्मी ने और उसके भाई ने भी कुछ किया है। इन लोगों ने अपने घर को आगे बढ़ा लिया। मैं एक चीज़ जो चाहती थी सम्मान, वो मुझे तब प्राप्त हुआ। वो मुझे तब मिला
कि मैंने कुछ करा। अब कोई ये नहीं कहता था कि इनके पापा ने ऐसा किया या ये उनकी बेटी है जिन्होंने ऐसा किया। अब वो ये कहते थे कि ये नेहा के मम्मी-पापा हैं। मेरी मम्मी कहीं भी जाती तो उनको ये सुनने को मिलता था कि अच्छा ये नेहा की मम्मी है। तो मुझे वो चीज़ ना बहुत प्राउड फ़ील होती थी। उस दिन मुझे लगा कि ये मेरे संघर्ष की जीत है। इन सब चीज़ों से मैंने एक चीज़ सीखी कि किसी का साथ माँगने की बजाय हमें खुद का साथ खुद ही देना चाहिए। कि जब भी आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, आप सबसे पहले जाके अपना चेहरा शीशे में देखो। आपको खुद से बड़ा सपोर्टर कोई और नज़र ही नहीं आएगा और अपने सबसे बड़े सपोर्टर आप खुद ही हो। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।